प्रिटी मच एज द टाइटल सेज, छोटी से छोटी बात हो या वो बड़ी से बड़ी बात हो, अगर हम इरिटेटेड हो रहे हैं, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंगर, गुस्सा, उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, इरिटेशन की बात कर रही हूँ। और इरिटेटेड होने के लिए किसी एज ग्रुप में फॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है, पर जैसे हमने अपनी बायोलॉजी किताब में पढ़ा होगा कि टीनेज ईयर्स में, टीन्स में, 20s में वो इरिटेशन पीक पे होती है। और इरिटेटेड कोई भी हो सकता है, वो चाहे इंसान 20s में हो, चाहे वो 30s में हो। एक इंसान जो अपनी 60s वाले एज ग्रुप में है वो भी इरिटेटेड रह सकता है, अपनी कामनेस खो सकता है। और आई एम नो डिफरेंट। जो मुझे अभी तक ऑब्जर्व करके पता लगा है, खुद को एनालाइज करके और दूसरों को ऑब्जर्व करके मुझे जो पता लगा, उसी सब का कंक्लूजन, उसी सब का कंक्रीट मैं इस समय थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करती हूँ अभी। तो जो जेनरिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं फिजिकली जो हमें इम्पैक्ट करती हैं। नींद ना आना, नींद पूरी ना होना, मूड स्विंग्स होना, हार्मोनल डिस्कम्फर्ट होना, हार्मोनल चेंजेस होना, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होना। ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसके अवेयरनेस मुझे नहीं लगता कि आज किसी को नहीं है। सब लोग अवेयर हैं इस चीज़ से। अगर महीने में 1-2 बार वो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, वो मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इरिटेशन हो रही है, तो मुझे लगता है कि वो उस चीज़ को शायद नॉर्मल ही कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि उस इरिटेशन का कोई तोड़ है ही नहीं। एक आता है जहाँ पे फिजिकल डिस्कम्फर्ट आता है। फिजिकल डिस्कम्फर्ट एज इन पेन है, भूख है। मैंने अपने अंदर काफ़ी बार ये महसूस किया कि अगर मुझे भूख लगी है तो मेरा इरिटेशन 100x पहुंच जाता है जब हम हैंग्री मोड में होते हैं। मतलब कि जब हम भूखे होते हैं और एंग्री होते हैं, तब हमारे शुगर लेवल्स डाउन हो जाते हैं। डॉक्टर ही बता सकते हैं कि क्या होता है हमारे साथ उस समय बॉडी में, पर मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ खा लेती हूँ तो मैं थोड़ा सा ठीक महसूस करती हूँ, जिनको अगर टाइमली एड्रेस ना किया जाए तो ये बहुत बड़ा एक इरिटेशन का कारण बनती है। सुबह सुबह अगर हम उठ रहे हैं और उठने का मन नहीं कर रहा है और हमें अपने आसपास के लोगों से बिल्कुल भी इनपुट्स नहीं चाहिए, और अगर हम चाहते हैं कि हमसे कोई 2-3 घंटे बात ना करे हमारे उठने के तुरंत बाद, तो वो क्या है, थके होने पर भी हम ऐसा महसूस कर सकते हैं। ये जितनी भी मैंने बातें बोली, ये मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होता है। पर एक फेज़ ऐसा आता है जब हम हर बात पे, हर चीज़ पे, हर समय इरिटेटेड ही रहते हैं, हमें एनॉयड ही रहते हैं। हर समय हमारी पर्सनैलिटी के अंदर चिड़चिड़ापन बना ही रहता है। और जब वो इमोशनल फेज़ आता है, जब हम हर चीज़ से चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, चाहे वो हमारे दोस्त हो, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, कोई ऐसा कुछ करता ही नहीं है, ना ही कोई हमें ऐसा कुछ बोलता है, फिर भी हम इरिटेट होते रहते हैं। फॉर इंस्टेंस कि अगर कोई सांस ले रहा है तो वो भी क्यों ले रहा है, पिन ड्रॉप साइलेंस क्यों नहीं है, कोई हमारे आसपास में कुछ ऐसा करता ही नहीं है, फिर भी हम बॉदर होते रहते हैं। क्योंकि हम ये चीज़ कभी कभी मान सकते हैं कि जो टॉक्सिसिटी होती है वो एक्सटर्नली आती है, पर कभी कभी टॉक्सिसिटी हमारे अंदर से भी आती है, वो बाहरी लोगों से नहीं आती है। और कभी कभी हम अपने अंदर की टॉक्सिसिटी से अवेयर होते हैं, कभी नहीं होते हैं। हमें पता होता है कि हमारी जो खराब आदतें हैं वो क्या हैं, पर हम उनको एंड नहीं कर पाते हैं, हम उनको ख़त्म नहीं कर पाते हैं। और जब बात आती है कि एक्सटर्नली जब हम किसी चीज़ से परेशान हो जाते हैं, लोगों से परेशान हो जाते हो, एक्सटर्नली लोग हमें परेशान कर रहे होते हो, अपनी टॉक्सिसिटी इम्बाइब कर रहे होते हो हमारे अंदर। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा हमेशा होता है कि लोग टॉक्सिसिटी हमारे अंदर डालते हैं। कभी कभी हम खुद परेशान हो जाते हैं। अगर हम किसी से सोशल मीडिया पे बात करते हैं या हम रियल टाइम कॉन्वर्जेसन किसी के साथ में करते हैं, तो वो जो एक टॉलरेंस लेवल होता है कि मेरे व्यूज़ अगर एक एक्स इंसान से मैच नहीं कर रहे हैं, उसकी ओपिनियन अपोजिट है मेरी ओपिनियन के, मैं उससे बात ही नहीं करूँगी। क्योंकि फ्रेंडशिप्स में कई बार ऐसा ही होता है ना कि मेरे व्यूज़ अलग हैं, एक एक्स इंसान के व्यूज़ अलग हैं, तो हम उस इंसान के साथ किसी कॉन्वर्जेसन में पार्टिसिपेट करना ही पसंद नहीं करते, ऑफेंड हो जाते हैं या फिर इरिटेट हो जाते हैं। और जब हमारी ओपिनियंस, हमारे व्यूज़ किसी से मैच नहीं करते हैं, तो भी हम इरिटेट होते रहते हैं, हम चिड़चिड़ाते रहते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। वो क्षमता ही नहीं बचती है कि हम किसी की बात बैठ के शांति से सुन पाएँ। और जो हमारे व्यूज़ हैं वो फाउंडेशनली इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से बिल्डअप हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसके पीछे एल्गोरिदम वैसे काम करती है कि जैसे एक स्टेटमेंट हमको सही लग रहा है, हमें एक चीज़ सही लग रही है, तो हमारी एल्गोरिदम बिल्कुल उसी तरीके से काम करने लगेगी कि वो बात सच हो चाहे ना हो, वो बात हमारे मन के अंदर पक्की तरीके से बैठ जाएगी कि हाँ यही सच है और यही सही है। इसके अलावा कोई और कुछ बोलेगा तो वो सही नहीं होगा। और कभी कभी हमें किसी का काम करने का तरीका नहीं पसंद आता है, तो हम इरिटेट हो जाते हैं। हमें ये रियलाइजेशन नहीं होता है जल्दी से कि हर कोई हमारी तरीके से काम नहीं करेगा। हम चाहते हैं कि एक इंसान एक काम को सर्टेन वे में करे, पर दूसरा इंसान वो शायद नहीं चाहता वैसा काम करना, और वो शायद
वैसे काम करेगा भी नहीं जैसे हम चाहते हैं। और एक जो जनरेशनल शिफ्ट आ जाता है, जनरेशन चेंज आ जाता है, उसमें हमारा नेचर, हमारा माइंडसेट सब एक मैच्योरिटी की तरफ बढ़ने लगता है। मुझे याद है कि जब मैं टीनेजर थी तो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने से बड़ों से इरिटेटेड रहना मेरी प्रवृत्ति बन चुकी थी। और आज भी अगर कहीं पे जनरेशनल शिफ्ट होगा, जो एज में छोटे हैं वो अपने बड़ों से इरिटेटेड रहेंगे और जो बड़े हैं वो अपने छोटों से इरिटेटेड रहेंगे। कि जहाँ पे हर जनरेशन को एक दूसरे से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कि जो ओल्डर जनरेशन है वो बार बार यंगर जनरेशन को बोल रही है तुम लेज़ी हो, हद से ज़्यादा सेंसिटिव हो। और जब यहाँ पे चेंजेस नेविगेट ही नहीं हो पाते हैं आपस में, तो चिड़चिड़ापन आना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। और मुझे याद है कि मेरी दादी ऐसी ऐसी बातें बोल देती थी कि अगर आज के टाइम में वो सब बातें कोई अभी सुन ले तो शी विल बी लेबल्ड एज शी इज़ टू रिग्रेसिव, शी इज़ टू ऑफेंसिव, आई डोंट लाइक हर। तो एज अ यंगर जनरेशन हम वो वैल्यूज़, वो चेंजेस वो नेविगेट ही नहीं कर पाते हैं। ये तो मुझे लगता है कि अपना पार्ट ऑफ प्रोसेस है, पार्ट ऑफ नेचर है, क्योंकि ऐसा नेचुरल शिफ्ट आ जाता है मैच्योरिटी के अंदर, माइंडसेट के अंदर। एक जनरेशन दूसरी जनरेशन से इरिटेबल हो जाए। अभी हमें लगता है कि जो चीज़ें अभी कूल हैं, हो सकता है कि आगे जा कर के आगे आने वाली जनरेशन्स को लगे कि ये कितने ज़्यादा ऑफेंसिव चीज़ें हैं। तो एक कोई भी सेट डेफिनेशन नहीं है किसी भी चीज़ की। इरिटेशन, चिड़चिड़ापन एक ऐसा इंस्टिंक्टिव रिएक्शन होता है जो कि तब निकल के आता है जब हम पावरलेस होते हैं, हमारे कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि हम गुस्सा किसी एक्स इंसान के ऊपर कर रहे होते हैं पर रियलिटी में गुस्सा हमें अपने ऊपर आ रहा होता है। तब वो इरिटेशन जस्टिफाइड हो जाती है जब एक इंसान को उसके आसपास के लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक टर्म अभी इस समय बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है जो कि है बाउंड्रीज़। जब वो बाउंड्रीज़ हमारी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं और हमें वो सब चीज़ें करनी पड़ती हैं जो काम करके हम खुश नहीं हैं, पर वो काम हमें करना पड़ रहा है क्योंकि शायद हमें अनइंटेंशनली पीपल प्लीजिंग करनी है, या तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है उस काम को करने के अलावा। और जो काम में हमारा मन नहीं है वो काम करते हुए तो वैसे भी हम कभी खुश नहीं होते हैं, खुशी खुशी नहीं कर रहे हैं, तो उस काम के साथ में इरिटेशन, चिड़चिड़ापन कॉम्प्लीमेंट्री आएगा ही आएगा। और जैसे कि मैंने बोला कि मुझे नहीं लगता कि कोई एज ब्रैकेट है चिड़चिड़ाने का या फिर इरिटेट होने का, क्योंकि जो इश्यूज जेंजीज फेस करते हैं वो इश्यूज मिलेनियल्स भी फेस करते हैं। जितना जितना आप एज में कम होते जाओगे उतना ज़्यादा वो सब चीज़ें आपके ऊपर इम्पैक्ट डालती रहेंगी। डिजिटल ओवरलोड हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालता रहेगा। हम किसी का ऑनलाइन पर्सोना देखते रहते हैं और कॉन्स्टेंटली उसको अपने आप से कंपेयर करते रहते हैं। फिर हम ये सोचते रहते हैं कि भाई दिस पर्सन इज़ डूइंग दिस, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। वो वहाँ जा रहा है, मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ। उस इंसान को इतने सारे बैजेस मिल चुके हैं, अवार्ड मिल चुके हैं, मुझे कुछ नहीं मिला है। और इंटरनल कंपैरिजन कर कर के हम अपने आप को चिड़चिड़ा बनाते रहते हैं। वो स्ट्रेस बिल्डअप होता रहता है, वो एंगर बिल्डअप होता रहता है, सेल्फ डाउट बिल्डअप होता रहता है, सैडनेस बिल्डअप होती रहती है और ये सब मिलजुल कर हमको चिड़चिड़ा बना देता है। और जब हम खुद अपने आप को कंपेयर करते हैं किसी और से, हम चाहते हैं कि हम हसल करें और वो हसल कर कर के हम बर्नआउट वाले मोड में पहुंच जाते हैं। वो बर्नआउट वाला मोड भी हमको चिड़चिड़ा बना देता है। कुछ होते हैं एनवायरमेंटल ट्रिगर्स जो हमें चाहते हुए ना चाहते हुए हमें परेशान करते रहते हैं, जिसमें आती है नॉइज़। क्या आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे दिन के 10 घंटे कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है? कॉन्स्टेंट कंस्ट्रक्शन मेरे घर के आसपास में तो नहीं है, पर जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा और वो जो ठक 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 कॉन्स्टेंटली होता रहेगा वो हमें इरिटेट करता रहता है। बहुत ही छोटी सी चीज़ है ये, पर करती है। जस्ट इमेजिन कि हमारी छत के ऊपर दिन के 10 घंटे ठक 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 हो रही है। ऐसा कोई फीलिंग ही आ रही कि कोई ऊपर चल फिर रहा है। या आप ऐसी एरिया में इस समय रह रहे हो, ऐसे अपने इन्वायरमेंट में रह रहे हो जहाँ पे सिर्फ क्लटर है, एक्सेसिव थिंग्स की ज़रूरत नहीं है आपको, फिर भी वो आप रखे हुए हो अपने पास में। डिलीवरी वाले डब्बे अगर वो साफ़ नहीं हो रहे हैं तो ना चाहते हुए भी हम इरिटेटेड रहेंगे कि कोई ना कोई एक चीज़ है जो हमें बॉदर कर रही है रखी हुई कोने में। एक चीज़ होती है पर्सनल स्पेस, और जहाँ पे वो पर्सनल स्पेस लैक करती है क्योंकि कॉन्स्टेंटली कई सारे लोग के बीच में बैठे रहना वो हमें कई बार इमोशनली ड्रेन कर देता है, हमारी इमोशनल रिजर्व्स को ख़त्म कर देता है और हमें खुद को रिचार्ज करने के लिए पर्सनल स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, शांति की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम इंट्रोवर्ट हैं अपने नेचर में और हमें वो पर्सनल स्पेस नहीं मिलती है, पर्सनल इन्वायरमेंट नहीं मिलता है ताकि हम अपने आप को रिचार्ज कर सकें, तो वो हमें इरिटेट करता है। अब फिर से हमें अब ये लगने लगा कि अब हम पावरलेस हो चुके हैं क्योंकि हमारे पर्सनल स्पेस पे, हमारे इन्वायरमेंट में कोई कंट्रोल नहीं है। एक बहुत ही छोटी सी बात है पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। जिनके पास खुद का रूम नहीं होता है, जिनके पास खुद की एक पर्सनल स्पेस नहीं होती है,
तो वो लोग शायद इस चीज़ से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। क्योंकि हमें चाहिए क्या होता है, हमें मेंटल डिक्लटर चाहिए होता है, और वो मेंटल डिक्लटर नहीं मिलता है तो इमोशंस पाइल अप हो जाते हैं, थॉट्स पाइल अप हो जाते हैं, क्योंकि हमें फ्रस्ट्रेट कर देता है। किसी और की अनोइंग हैबिट्स, किसी और का अनोइंग बिहेवियर अगर हमें परेशान कर रहा है तो भी हम इरिटेट हो सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आ रही है। जब हम डिफ़िकल्ट लोगों से डील नहीं कर पाते हैं, जब हम किसी सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं जिस सिचुएशन में हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो हम चिड़चिड़ाते हैं, तब हम इरिटेबल महसूस करते हैं। और कुछ होते हैं इंटरनल फैक्टर्स जो हमारे इरिटेशन में रोल प्ले करते हैं। अगर हमारे अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन का सेंस है, हम अपनी लाइफ से अनफुलफिल्ड हैं, और अगर कोई दूसरा इंसान हमारी इनसिक्योरिटीज़ पे कॉन्स्टेंटली बात कर रहा है, हमारी इनसिक्योरिटीज़ को कॉन्स्टेंटली पोक कर रहा है, तो ये भी हमें परेशान कर देता है। पर इस चिड़चिड़ेपन को दूर करने के लिए हम कर क्या सकते हैं, एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर कुछ जेनरिक चीज़ें जो हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो इट्स ओके कि हम इरिटेबल महसूस कर रहे हैं। एक्सेप्ट कर लिया, एक्नॉलेज कर लिया, तो मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें हमने खुद ही रिजॉल्व कर ली, अपने आप रिजॉल्व कर दी। और एक्नॉलेज करने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि उस इरिटेशन का क्लियर सोर्स क्या है, कहाँ से आ रही एग्जैक्टली। जैसे कि जो हमारी मदर्स होती हैं, उनका इरिटेशन का कारण कुछ और हो सकता है, और हमारी इरिटेशन का कारण कुछ और हो सकता है। उनकी इरिटेशन का कारण हो सकता है कि वो कुछ ज़्यादा ही काम कर रही हैं, अत्यधिक काम कर रही हैं, रेस्ट नहीं ले रही हैं। उनको अगर कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है तो अपने आप को इमोशनल ओवरलोड कर लेती हैं, और हमारी फ्रस्ट्रेशन के सोर्सेज बिल्कुल डिफरेंट होंगे उनसे। तो हमेशा जैसे मैं बोलती हूँ, देयर इज़ ऑलवेज़ अ वाई, कि हम क्यों इरिटेट हो रहे हैं, क्यों हम चिड़चिड़ा रहे हैं, और हमें खुद पता लग जाता है, भले वो 5 मिनट बाद पता लगे। मेरे दोस्त मुझसे ये बोलते थे, लंबी लंबी सांसें लो, टेक लॉन्गर ब्रीथ्स, डीप ब्रीथ्स। और ये सुनकर के मुझे और ज़्यादा इरिटेशन होने लगती थी, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा क्लीशे सी, इतनी जेनरिक सी, और कई बार कही जा चुकी है ये बात। और मैंने ये समझ लिया कि कई बार कही जा चुकी है, इसलिए इसका कोई पॉइंट ही नहीं है। पर अभी रिसेंटली मैंने एक बच्चे को डिस्कवर किया इंस्टाग्राम पे, ऑली कुक, ऑली करके उसका हैंडल है। वो सिर्फ 17 महीने का बच्चा है। वो जब भी फ्रस्ट्रेटेड होता है तो वो डीप ब्रीथ्स लेता है, लंबी लंबी सांसें लेता है। मैंने कहा इसको बहुत अच्छे तरीके से आता है अपने इमोशंस हैंडल करना, मुझे नहीं आता है। वो सिर्फ 17 महीने का बच्चा है। तो मैंने उस 17 महीने के बच्चे से ये एक चीज़ सीखी, टेक लॉन्गर एंड डीपर ब्रीथ्स व्हेन यू फील फ्रस्ट्रेटेड। कुछ इमोशनल लेयर्स होती हैं जो हमारे इरिटेशन के अंदर छिपी हुई होती हैं। वो किसी चीज़ का डर हो सकता है, गिल्ट हो सकता है, वो हो सकता है किसी चीज़ के लिए सैडनेस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हम अगर अपने आप से उम्मीद लगा लेते हैं कि हमें ये काम परफेक्शन के साथ करना है, और अगर वो काम परफेक्शन के साथ नहीं कर पाते तो भी हम इरिटेट हो जाते हैं। और ये समझना हमें ज़रूरी है अपने लिए कि मुझे एग्जैक्टली अभी क्या बॉदर कर रहा है। हम कहीं अपने ऊपर कुछ ज़्यादा प्रेशर तो नहीं डाल रहे हैं, या हम दूसरों के ऊपर कुछ ज़्यादा प्रेशर तो नहीं डाल रहे हैं। क्योंकि जब हम इरिटेटेड होते हैं हम दूसरों के ऊपर वो चिड़चिड़ापन निकालने लगते हैं अपने जो सरफेस लेवल गुस्से के चलते। तो ये हमें एड्रेस करना ज़रूरी है कि हम उस समय कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, और वो अगर हम गलत, हमारा वो डिसरिस्पेक्ट बन रहा है किसी और के लिए, तो वो सरासर गलत ही है। तो मैंने एक चीज़ सुनी थी किसी से कि अगर मैं अपने इमोशनल पीक पे हूँ, वो मैंने उस समय इम्प्लीमेंट भी करी थी, व्हाट इज़ द वन थिंग विच आई कैन डू एट दैट मोमेंट, जिससे मैं बेटर फील कर सकूँ। और 5वीं बार मैंने इंस्टाग्राम चलाना शुरू कर दिया। तो वो हमें खुद समझना पड़ेगा कि क्या करके हमें सही लग रहा है, हमें बेटर लग रहा है। और ये सब तो सरफेस लेवल चीज़ें हैं जो हम एस्केप करने के लिए कर लेते हैं, पर एट द एंड ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, हम बाहरी किसी इंसान को चेंज नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ खुद को बदल सकते हैं और अपने रिएक्ट करने के तरीके को बदल सकते हैं। अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं दूसरों से कि तुम एक सर्टेन वे में रिएक्ट करो, एक सर्टेन वे में बिहेव करो, तो वो पॉसिबल नहीं है। 1-2 दिन हो जाएगा, लॉन्ग पीरियड के लिए वो नहीं होगा। और अगर हम चाहते हैं कि हम लाइक माइंडेड लोगों के साथ में रहें, जैसा हम चाहते हैं वैसा लोग बिहेव करें, तो जो करंट सिचुएशन में हम हैं उस सिचुएशन को छोड़ करके फिर दूसरे लोग हमें सीख करने चाहिए जाकर। हमें अपने ऊपर तब सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं बीइंग इरिटेटेड और चिड़चिड़ापन हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग ना बन जाए। सबसे ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि जब हर बात पे इरिटेट हो रहे हैं, हर बात पे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो इसीलिए ऐसी कोई शायद सिचुएशन नहीं एग्जिस्ट करती है जो हमें हर बात पे फ्रस्ट्रेटेड रखे, क्योंकि हम कई दिनों तक फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, इरिटेटेड रहते हैं, और 5 दिनों बाद हमें खुद ही नहीं पता होता है कि हम क्यों फ्रस्ट्रेट हुए थे, उसका इनिशियल सोर्स क्या था, हमें खुद ही नहीं रीज़न पता होता है। और अगर कोई इंसान है जिसके अंदर
अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करने का गुण है, अपने रिएक्शंस को रेगुलेट करने का गुण है, टॉलरेंस का गुण है, तो वो इंसान अपने जीवन की आधी जंग ऐसे ही जीत चुका है। नमस्ते।